Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of international business. और international business में previously we covered almost full syllabus, around full syllabus of international business. अब आपका जो एक दो टॉपिक बचा हुआ है उसको भी हम कवर कर लेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स और फिर आपका इंटरनेशनल बिजनेस का भी जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब बेसिकली आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो पैरामीटर कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियसली अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दो बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर किया है और आज उसी टाइप का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक आया कब? तो वर्ल्ड बैंक क्योंकि IBRD IMF इन्हीं का एक पार्ट है, तो IBRD है ना, IBRD वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, IMF नहीं है। तो जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है IBRD, तो वो कब आया था? 1944 में। प्रीवियसली वी डिस्कस IMF भी आया था 1944 में। तो वर्ल्ड ट्रेड जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो भी आया था 1944 में। इसमें कितनी कंट्रीज़ है आप देख सकते होंगे, लिखा है 189 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। 5 ग्रुप से मिलकर के, 5 मेन कंपोनेंट से मिलकर के, ये इंस्टीट्यूशन से मिलकर के वर्ल्ड ग्रुप बना है और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनके अंदर से, इनसे रिलेटेड कौन से ईयर में ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंस्टीट्यूशंस बने थे, ये पूछा जा सकता है। इन इंस्टीट्यूशन का मेन पोटेंशियल वर्क क्या था वो पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल आपको सारा कुछ पता होना चाहिए किससे रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। वन बाय वन इनकी भी डिस्कशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दैट इज़ IDA जो 1960 में आया था, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वन बाय वन इनकी भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग वर्क टू बैंक ग्रुप के बेसिक पे करते हैं। चलो, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिसमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 189 कंट्रीज़ आती हैं और 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन है। 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन है जिनकी हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 5 वो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं और कितनी कंट्रीज़ है? 189 कंट्रीज़ है जो कि एक साथ काम करते हैं ताकि जो जितने भी इंस्टीट्यूशन इसके साथ जुड़े हुए हैं उनमें जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, मेंबर कंट्रीज़, उनमें पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और एक प्रोस्पेरिटी, मतलब मिलजुल के काम करने की या भक्ति टाइप की एक इन्वॉल्व हो सके, कि कोलैबोरेशन हो सके इनके बीच में। तो 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से हैं? IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या इनकी फुल फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है? यस, ऑफ कोर्स इसकी फुल फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब 4 to 5 ऑप्शंस में ये दिया जाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एट दैट मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये कब कब आया था? तो IBRD तो आपको पता है कब आया था, 1944 के अंदर। देन IDA कब आया था? IDA आया था 24 सितंबर 1960, ठीक है, 24 सितंबर 1960। उसके बाद जो आया था IFC, वो IFC दे रखा है, तो ये आया था 20 जुलाई 1956, ठीक है। उसके बाद मीगा तो इजी है, ये 1988 में आया था और ICSID जो है वो आया था आपका 1966 में। तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस
की इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इनकी फुल फॉर्म के साथ साथ आपको इनके ईयर्स भी पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। नाउ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो मेंबरशिप है, तो अगर किसी को वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बनना है तो फर्स्टली उसको IBRD का मेंबर बनना पड़ता है। टू जॉइन वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंट्री को फर्स्ट मेंबर बनना पड़ता है, किसका? IMF का हिस्सा बनना पड़ता है। नेक्स्ट इज टू बिकम मेंबर ऑफ द IDA। IDA का मेंबर बनने के लिए, अगर आप IDA का मेंबर बनना चाहते हो, IFC का मेंबर बनना चाहते हो, मीगा का मेंबर बनना चाहते हो, तो आपको IBRD का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबरशिप ऑफ द ICSID इज सब्जेक्ट टू ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आपको ICSID का आपको मेंबर बनना है तो आपको IBRD की मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। आपको पार्टी टू द स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ICJ भी करना पड़ेगा। इनविटेशन ऑफ द ICSID, आपको इनवाइट करना पड़ेगा ICSID को, इनविटेशन देनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बाय अ वोट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब 2/3 मेंबर्स का आपको वोट होना चाहिए, तब आप ICSID के पार्ट बनोगे। तो इस पूरे से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बनना है तो आपको IMF की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको IBRD का पार्ट बनना है, मतलब अगर आपको IDA का, IFC का, मीगा इनका पार्ट बनना है तो पहले आपको IBRD का पार्ट बनना पड़ेगा। और अगर आपको ICSID की आपको कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है, मेंबरशिप लेनी है, तो इन दैट केस आपको ICJ और आपको इनविटेशन देनी पड़ेगी जिसमें वोटिंग कितनी चाहिए? 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो ये कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट इज, अब बात करेंगे 1 by 1 IBRD, ठीक है, IDA, IFC, इन सब के बारे में 1 by 1 हम डिस्कशन करना चाहेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर स्टार्ट हो रहा है दैट इज, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक। ये बहुत ही वाइड लेवल पे फैला हुआ बैंक है। ये हमें लोन्स प्रोवाइड करता है, लोन्स, गारंटी प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन? IBRD। रिस्क से मैनेज करने की प्रोडक्ट्स देता है टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ लो इनकम कंट्रीज। देखो बेसिकली IBRD लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है किन कंट्रीज को? जो पॉवर्टी को रिड्यूस करा सकते हैं, है ना। तो ये लो इनकम ग्रुप के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए लोन देना, गारंटी देना, सर्विसेज की एडवाइस देना, रिस्क को मैनेज करना, ये सब देता है। और लो इनकम कंट्री के लिए क्रेडिट वर्थी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर रिप्रेजेंट मोर देन 60% ऑफ IBRD's पोर्टफोलियो। तो अगर मिडिल इनकम कंट्रीज के बारे में बात करें तो IBRD ने अराउंड 60% अपनी पोर्टफोलियोज लगा रखी हैं। IBRD फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, IBRD जो है वो इन्वेस्ट करता है सारे सेक्टर्स में और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्सपर्टाइज देता है हर एक स्टेज की, हर एक प्रोजेक्ट के हर एक स्टेज की बात करता है। नाउ IBRD किसके साथ डील करता है? ओनली विद सॉवरेन गवर्नमेंट एंड नॉट प्राइवेट प्लेयर्स। ये गवर्नमेंट प्लेयर्स के साथ डील करता है, प्राइवेट के साथ नहीं डील करता। इट ऑल्सो असिस्ट, ये गवर्नमेंट assist government in augmenting the investment climate of countries, removing service delivery bottleneck and strengthening institutions and policies। तो ये क्या करता है? गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट के लिए कंट्रीज में
डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को हटाने के लिए, और जो इसके मतलब कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्रीज़ की वेलफेयर के लिए चीज़ें होती है, उसके लिए ज़्यादा डिस्कशन करी जाती है। IBRD सोर्सेज मोस्ट ऑफ इट्स फंड, IBRD ज़्यादातर जो फंड्स है वो किससे लेता है? वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से। IBRD सोर्सेज मोस्ट ऑफ इट्स फंड फ्रॉम द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट, तो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से ज़्यादातर सोर्सेस वो क्या करता है? इशू अप कराता है। नेक्स्ट इज IBRD और इंडिया। अच्छा, ये 5 इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे। अब आपसे ये पूछ लेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होगा कि इनमें से इंडिया किसका पार्ट है और किसका पार्ट नहीं है। तो IMF का तो इंडिया पार्ट है ही, इसका जो IMF है वो फाउंडिंग मेंबर है। IMF इसका भी पार्ट है, मतलब IMF कह रही हूँ, इंडिया IDA का भी पार्ट है, इंडिया आपके IFC का भी पार्ट है, इंडिया मीगा का भी पार्ट है, लेकिन केवल और केवल इंडिया ICSID का पार्ट नहीं है। ये आप ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब बताएंगे ये 1 बाय 1 करके कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है IBRD का। इट स्टार्टेड, इसने इंडिया को लोन वगैरह देना शुरू किया था 1949 में। इसका पहला प्रोजेक्ट था बीइंग अंडरटेकन फॉर, और पहला प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज को दिया था। तो IBRD इंडिया का पार्ट है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का पार्ट है। और सबसे पहले लोन किस पर्पस के लिए दिया था? इंडियन रेलवे, और कब दिया था? 1949 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सिंस द 1960s IBRD के इम्पॉर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म फंडिंग्स का इंडिया में। इंडिया इज द लार्जेस्ट IBRD क्लाइंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इंडिया इज अ ब्लेंड कंट्री, इंडिया कई सारी कंट्रीज का मिला जुला एक फ्रेमवर्क है, विच मीन्स इसका मतलब है इट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम कंट्री। जो कि बहुत ही लो लेवल की मिडिल इनकम होती है, उनको मिडिल इनकम कंट्रीज तक लेकर आने का काम IBRD अपने एंड से करता है। मतलब ऐसे इनिशिएटिव्स लेना, पॉवर्टी को रिड्यूस करने वाले पैरामीटर्स लेना, लोन वगैरह प्रोवाइड करना, एडवाइजरी सर्विसेज देना, ये सारे काम। ना इंडिया इज एलिजिबल, इंडिया क्या है? दोनों IBRD से और IDA दोनों से ही लोन रेज कर सकती है, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है IDA का वो ये है, ग्रांट एंड कंसेशनल लोन वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज को क्या प्रोवाइड करना? लोन वगैरह, कंसेशनल लोन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, ये किसके 1956 में आया था, और इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? IFC में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? ये आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करोगे, ठीक है, होमवर्क है आपका। IFC एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की, जो कि किस किस से मिलके बना है? IDA प्लस IBRD से। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस करता है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर्स पे। तो अब आपसे देखो डिफरेंट टाइप मिल रहा है ना आपको, कौन सी जो IDA है वो किस पे फोकस करता है, IFC किस पे फोकस करता है, मीगा किस पे फोकस करता है, इन सब पैरामीटर्स के बारे में पता चल रहा है। नाउ ये फंक्शन है एज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इट वर्क, ये काम करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बाय इन्वेस्टिंग इन फॉर प्रॉफिट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ऑगमेंटिंग डेवलपमेंट। इट ऑल्सो इंगेजेस इन मोबिलाइजिंग थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, ये थर्ड पार्टी की रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी क्या करता है? काम करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है।
द IFC वर्क, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये किस पे फोकस करता है? प्राइवेट सेक्टर पे। तो अभी आपने प्रीवियसली क्या पढ़ा, जो IDA था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वो किस पे फोकस कर रहा था? लोन देना पुअरेस्ट कंट्रीज को। और ये जो आपका IFC है, ये प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस करता है ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके, टू क्रिएट सस्टेनेबल बिजनेसेस। नाउ द IFC क्या प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टमेंट, एडवाइस, असेट मैनेजमेंट, ये सब। नाउ इट लेंड्स टू बिजनेसेस एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स। ये क्या करता है? बिजनेस के पे ऊपर फोकस करके और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर IFC ज़्यादा फोकस करता है। तो अब आप नहीं भूलोगे होपफुली। नेक्स्ट इज मीगा, जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, 1988 में आई हुई। द एजेंसी, अच्छा 1988, और इसे डिटेल में 12 अप्रैल 1988 को आई हुई जो इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट इज द एजेंसी गारंटी। ये जो एजेंसी है, ये प्रोटेक्ट करती है, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। ये किसके ऊपर फोकस करती है? फ्रेगाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट। नाउ कवरेज अगेंस्ट लॉसेस, ये जो है ये कवर करती है लॉसेस को। अगर इन केस वॉर हुई है या टेररिज्म है, या आप देखते हो कि कुछ ना कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई है, अर्थक्वेक है, या इस टाइप की सिचुएशन जब आती है, तो ऐसी चीज़ों को डील करने के लिए मीगा का हम क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टेररिज्म एंड सिविल डिस्टर्बेंस, कवरेज अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन बाय गवर्नमेंट, कवरेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है किसी ने, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस, अगर लॉस हो गया है अराइजिंग फ्रॉम इनएबिलिटी टू लीगली कन्वर्ट लोकल करेंसी इनटू हार्ड करेंसी, क्योंकि लोकल करेंसी को हार्ड करेंसी में कन्वर्ट करने की वजह से अगर कुछ भी लॉसेस प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस अराइजेस फ्रॉम इनएबिलिटी, क्योंकि हमें लॉस हुआ है क्योंकि मैंने आसानी से लोकल करेंसी को हार्ड करेंसी में नहीं कन्वर्ट कर पाई, तो वो जो सिचुएशन होती है वो मीगा के अंडर आती है। नाउ क्रेडिट इन्हेंसमेंट, क्रेडिट को बढ़ाने की क्षमता, प्रोडक्शन व्हेन गवर्नमेंट फेल टू ऑनर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब गवर्नमेंट जब पे करने से या गवर्नमेंट जब नहीं कर पाएगी, केपेबल नहीं होगी, तो उस सिनेरियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, क्रेडिट को इन्हेंसमेंट का काम मीगा करेगा। नाउ इंडिया मीगा का पार्ट बनी थी 1994 के अंदर। अच्छा, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडिया इनका पार्ट कब कब बना, ये भी आपको ध्यान में देना है, और इंडिया का मेजर रोल क्या है यहाँ पे, वो भी ध्यान देना है। तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कौन डील करता था? IFC। और अगर कोई भी ऐसी क्राइसिस या वॉर ऐसी सिचुएशन है तो हम किसके पास जाएंगे? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा? दैट इज मीगा। नेक्स्ट इज ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो ऐसी जो चीज़ें होंगी उनको कौन मेजर करेगा? दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इट सेटल, ये डिस्प्यूट को सेटल करता है किस किस के बीच में? अगर इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी मतभेद है या कोई डिस्प्यूट है तो वो सेटल करता है। इट ऑल्सो सेटल, ये स्टेट टू स्टेट के भी डिस्प्यूट सेटल करता है, मतलब डिफरेंट टाइप की कंट्रीज के डिस्प्यूट एज वेल एज स्टेट टू स्टेट के डिस्प्यूट्स को सेटल करता है अंडर इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एक्ट। और ये क्या है? भूमिका निभाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्री की। नाउ द सेंटर प्रोवाइड, ये जो सेंटर है ये क्या प्रोवाइड करता है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। आपको पता है ना, थर्ड पार्टी होती है। अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको पता होगा थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन
और ये जो भी होती है कंसिलेशन और फैक्ट फाइंडिंग, ये सब. It also disseminate information on international law on foreign investment. India is not a member of ICSID. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि इंडिया इन चारों इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, लेकिन वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मेंबर ऑफ ICSID बिकॉज इट क्लेम दैट द ICSID's फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर, वो ये कहता है कि जो ICSID है वो बाइसनेस पे काम करता है. दैट इज़ वाई इंडिया ने कभी भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो ICSID का पार्ट बने. नाउ इंडिया सेटअप ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर, ब्रिक्स सेटल किया है, ठीक है, the access to address and reinforce international arbitration with foreign investor. although ये लिमिटेड, क्योंकि ये ब्रिक्स से रिलेटेड है तो सिर्फ ये 5 कंट्रीज का ही मिक्सचर है, लिमिटेड टू द ब्रिक्स कंट्रीज. इट विल बी अवेलेबल फॉर डेवलपिंग ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इन द फ्यूचर में अगर किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है, आर्बिट्रेशन मतलब आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन है ना, या हम लोगों ने ये पढ़ा था, और फैक्ट फाइंडिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है. तो इन फ्यूचर ब्रिक्स का जो आर्बिट्रेशन सेंटर है, ब्रिक्स का जो सेंटर है वो भी ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा, बट इन फ्यूचर, ठीक है. राइट नाउ वाला जो सिनेरियो है वो इसका नहीं है. तो यहाँ पे हमने IBRD, IDA, IFC, मीगा, ICSID इन सबको कवर कर लिया इन डिटेल, ठीक है. तो यहाँ पे वर्ल्ड ग्रुप को भी हम कवर कर चुके हैं. अब जो पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस में वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स वाला रह गया है, 1 या 2 टॉपिक, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लेंगे. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, और अगर डाउट होता है या आपको किसी और टाइप के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. जल्दी से जल्दी उसका रिवर्ट आप लोगों को प्रोवाइडेड किया जाएगा. ओके, इसके अलावा अच्छे से ज़्यादा MCQ PYQ प्रैक्टिस करो. अपने कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी अवेलेबल आपके पास है मटेरियल, उसके ऊपर फोकस करो और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो. ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.